नमस्कार, गुड मॉर्निंग टाइम्स भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबके साथ में खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और आज हम मौजूद हैं दिल्ली में विजय चौक पर और यहीं से देश दुनिया की तमाम खबरें आज हम आपको बताने वाले हैं। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में बात होगी राजनीति की, मनोरंजन की भी बात करने वाले और आपको सारे देश और दुनिया की बड़ी खबरें देंगे। तो अगले 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ और उसके बाद में भी कहीं मत जाइए क्योंकि फ्रेश एंड फास्ट में भी हम आपके साथ में यहीं से रहेंगे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के पूरे मामले को लेकर बड़ी जानकारी मिली है कि 3 स्टेट की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में जो लोग थे जिन्होंने फायरिंग की थी उनको ढेर कर दिया है। तो आपको बता दें जो 5 शूटर थे उनको ढेर कर दिया गया है। इसमें 3 राज्यों की पुलिस मिली और उसके बाद में इस पूरे एक्शन को किया गया, पहले एनकाउंटर किया गया और ऐसे में अब इन 5 जो बदमाश थे इनको अब ढेर कर दिया गया है। दिल्ली और हरियाणा की पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और उसी घटनाक्रम में 5 दिन के भीतर फिलहाल पुलिस ने इन शूटर्स को पकड़ के इनके ऊपर कार्रवाई की है। 12 सितंबर को ये पूरी फायरिंग हुई थी। 2 शूटर्स का फिलहाल एनकाउंटर हुआ है, ये जानकारी मिली है। आपको बता दें दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए ली थी। 12 सितंबर की ये घटना थी। योगी राज में गोली चलाकर इन बदमाशों ने बड़ी गलती कर दी। ये वही शूटर हैं जिन्होंने 12 सितंबर की सुबह करीब 3:45 पर बरेली में दिशा पटानी के घर के बाहर गोली चलाई थी और ठीक 5 दिन बाद इनका एनकाउंटर कर दिया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर जिन 2 शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी उन्हें यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों को मार गिराया। जिस जगह मार गिराया गया उस जगह मैं मौजूद हूँ। ये दरअसल गाजियाबाद का ट्रॉनिका सिटी और आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर अभी एफएसएल की टीम है, जहाँ पर इनकाउंटर हुआ है वहां से तमाम चीजों को बरामद कर रही है, आसपास जो बिखरे हुए जो चीजें हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जब एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली कि दिल्ली से वो जो दोनों शूटर हैं वह गाजियाबाद की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। उस दौरान इस इलाके में उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और उसके अलावा पुलिस की जो सरकारी गाड़ी है उसके ऊपर गोलियां लगी, जिसके बाद बचाव में यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब बचाव में गोलियां चलाई तो उस गोलियों के दौरान वो दोनों जो शूटर हैं वो दोनों शूटर घायल हो गए। उन्हें जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग से संबंध रखने वाले शूटर्स रविंद्र और अरुण को एसटीएफ की टीम ने गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में मार गिराया। मौके से दोनों के पास से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल के साथ कई कारतूस बरामद किए गए हैं। बहुत सारी सीसीटीवी इसमें खंगाली गई, फोटोज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर हुई और टेक्निकल एनालिसिस से ये एस्टैब्लिश हुआ कि इस घटना को जो 2 लोगों ने कारित किया था वो रविंदर जो कि रोहतक का रहने वाला है और अरुण जो कि यहाँ सोनीपत का रहने वाला है। इन 2 लोगों ने वो घटना कारित करी है। तो इनकी बहुत सारी लोकेशन जब हम लोग अभी सूचना संकलन संयुक्त रूप से कर रहे थे तो इनकी दिल्ली और हरियाणा की तरफ भी आ रही थी, जिसको हम लोग लगातार ट्रेस कर रहे थे। तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली की तरफ से होता हुआ गाजियाबाद की तरफ से जाएगा। इस सूचना पर संयुक्त टीम के द्वारा गाड़ाबंदी की गई और जब इसको रोकने का प्रयास किया गया और इसको चेतावनी दी गई रोकने के लिए तो इसने पुलिस की टीम पर घातक तरीके से फायरिंग करी। इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं जिगाना और ग्लॉक जो कि बहुत ही बढ़िया वेपन है, उससे पुलिस की टीम पे जानलेवा हमला किया गया। तो उसके आत्मरक्षा जब पुलिस ने उसके डिफेंस में फायर किया कंट्रोल तरीके से तो दोनों बदमाश घायल हुए। उन घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान इसकी दोनों की मृत्यु हो गई। हमले के बाद रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी और इसे अभिनेत्री की बहन खुशबू पटानी द्वारा कथावाचक प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य पर की गई टिप्पणी का बदला बताया था। गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जो आरोपी है रहीम, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। दरअसल लगातार इनामी बदमाशों की तलाश में पुलिस अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही थी। फिलहाल रहीम का एनकाउंटर कर दिया गया है। अन्य लोगों की तलाश भी लगातार जारी है। तो ऐसे में बड़ा एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में, जिसमें आरोपी रहीम का एनकाउंटर योगी की पुलिस के द्वारा कर दिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश भी अब पुलिस
कर रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी फिलहाल बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी के द्वारा भी कैसे पलटवार किया गया, जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। नीट छात्र के गुनहगारों का होने लगा हिसाब। दीपक हत्याकांड के आरोपी रहीम का एनकाउंटर। गोरखपुर में नीट छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी रहीम का एनकाउंटर कर दिया है। रहीम नेपाल भागने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस ने उसे मार गिराया। रहीम जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दीपक हत्याकांड में अभी तक 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत भी कम नहीं हो रही है। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या एनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ। अभी प्रेस चल रही हमारी आपकी, इसलिए एनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि इनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, योगी राज में अपराधी यूपी छोड़कर भागते दिख रहे हैं। प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। पर दंगे प्लस माफिया प्लस भ्रष्टाचार और भाजपा शासन बराबर सुरक्षा प्लस विकास और पारदर्शिता। अखिलेश जी, आपके ये आरोप बौखलाहट का नतीजा है। गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या और उसके बाद हुए एनकाउंटर के बाद भले ही सियासत भी गर्म हो, बयानबाजी हो, लेकिन योगी की पुलिस अभी भी अपराधियों की तलाश में है, क्योंकि यूपी में अब क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। इस बीच यूपी के बहराइच में भेड़िए की दहशत लगातार बरकरार है। 7 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अभी भी भेड़िए को पकड़ा नहीं जा सका है। सबको बता दें कि भेड़िया मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है, तो वही लोगों को भी अपना शिकार बना रहा है, लेकिन अभी तक वन विभाग की टीम इस भेड़िए को पकड़ने में नाकामयाब रही है। लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। गांव वाले बाहर निकलने से पहले झुंड में निकलते हैं, डंडे लेकर निकलते हैं, क्योंकि डर का माहौल लगातार बरकरार है। इस सबके बीच में प्रेस जो है वो आयोजित की गई है, वो रखी गई है, और इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे थे, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा आज राहुल गांधी के द्वारा किया जा सकता है, सोर्सेज बता रहे हैं। तो ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि वोट चोरी को लेकर ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और ऐसे में बड़े खुलासे होने वाले हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी क्या-क्या इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी सबके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके बाद में काफी बवाल और सियासी गहमागर्मी देखने को मिली थी। एसआईआर को लेकर जहां बिहार में बवाल देखने को मिला, यहां तक कि दिल्ली में भी सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखे गए। वहीं अब ये जानकारी मिल रही है कि बिहार के बाद में अब चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में भी एसआईआर होना निश्चित है। तो ऐसे में जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें ये बताया गया है कि ईवीएम के ऊपर जो भी प्रत्याशी होंगे उनके बड़े बड़े फोटो लगाए जाएंगे, वो भी कलर्ड फोटो होंगे, मोटे अक्षरों में उनका नाम भी लिखा जाएगा। फिलहाल दिल्ली में भी एसआईआर होने वाला है। लगातार हम देख रहे हैं कैसे विपक्ष के जो नेता हैं, जो गठबंधन है, वो मुखर तौर पर एसआईआर के खिलाफ में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली में एसआईआर के अनाउंसमेंट के बाद में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से ही लागू हो जाएगा ये नियम। आपको ये भी बता दें कि जिस एसआईआर को लेकर अब बवाल होता हम देख रहे हैं, वो अब दिल्ली में लागू होने जा रहा है। अब आपको खबर बताते हैं
यूपी के मुरादाबाद से, जहां पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। अब ये भी जानकारी मिल रही है साक्षी, वहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। और इसके बाद में, इस खबर के आने के बाद में पार्टी ने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर आपने हमारे मुख्यालय कार्यालय के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई की, बुलडोजर एक्शन लिया, तो उसी बुलडोजर से आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्या कुछ डिटेल्स रिपोर्ट में देखिए। यूपी में फिर सपा और बीजेपी आमने सामने। मुरादाबाद में सपा ऑफिस को लेकर टकराव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन यूपी की सियासत पूरी तरह गर्म है। अब मुरादाबाद में सपा ऑफिस को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। उसे खाली करने के लिए पार्टी जिलाध्यक्ष को 2 सप्ताह का समय दिया गया है, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव काफी नाराज दिखे। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है, तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा, वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सपा दफ्तर गिराने पर देश की सियासत गर्म हो गई है। अखिलेश के पलटवार पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा की सरकार में क्या होता था, ये सबको पता है। और आप तो एकदम शीशे की तरह तस्वीर साफ देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा किस ढंग से पीलीभीत और मुरादाबाद में सरकारी संपत्ति को कब्जा करके आपने अपने कार्यालय खोल रखे हैं और मात्र 110 रुपए महीना किराया देकर के आप सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। आपको शोभा नहीं देता अखिलेश जी इस प्रकार की मनगढ़ंत, कपोल कल्पित और फर्जी बातें करते हुए? कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। 8.5 साल से सत्ता से बेदखल है और महल का माल खत्म हो रहा है। जब सत्ता में थे, प्रदेश का खजाना लूटते थे, तब लाखों करोड़ों की बात करते थे। जानकारी के मुताबिक किसी भी आवासीय एवं व्यावसायिक भवन का आवंटन 15 वर्ष से अधिक नहीं किया जा सकता, जबकि समाजवादी पार्टी कार्यालय 31 साल से संचालित है। जुलाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने पीलीभीत नगर पालिका को 115 रुपए मासिक किराए पर सपा कार्यालय को जमीन आवंटन पर फटकार लगाई थी। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार हरियाणा के हाईकोर्ट में वकीलों की भिड़ंत कैसे और क्यों हुई। सतिंदर, क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं, कितना नुकसान हुआ है और राहत बचाव के काम में कहां तक अभी हमारी मौजूदगी है? तो देखिए, हम हमारे संवाददाता का भी रुख करेंगे जो कि हमें ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जो लैंडस्लाइड हुई है, जो बादल फटा है, उसके बाद में तबाही ही तबाही हर तरफ देखी जा रही है। अब आप सोचिए कि 6 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है और इस बीच 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 6 से ज्यादा लोग जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। सत्येंद्र हमारे साथ में जुड़ गए। सत्येंद्र, क्या कुछ जानकारी है, ग्राउंड पे क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है? ये घटना नंदानगर के कुंतरी गांव की है। यहाँ पर 5 से जो 6 मकान है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो 5 लोग लापता बताए जा रहे थे, इसमें से 2 लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि अभी भी ये चमोली जिले में बारिश लगी हुई है और जो राहत बचाव वाली जो टीमें हैं वो वहाँ पे पहुंच चुकी है। गौचर से SDRF की जो टीम है वहाँ पहुंच चुकी है। स्थानीय जो प्रशासन है वो वहाँ पे पहुंचा हुआ है और जो राहत बचाव कार्य है वहाँ पे लगातार जारी है। ऐसे में यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और जगह जगह जो सड़कें हैं वो लैंडस्लाइड यहाँ पे हो रही है और मानसून जबकि अपने अंतिम दौर में है और ऐसे में यहाँ पे बादल फटना एक बहुत बड़ी घटना है और अभी भी जो लोग हैं वो डरे हुए हैं क्योंकि लगातार बारिश यहाँ पे जारी है। और जो नंदानगर की बात की जाए तो वहाँ पे इससे पहले भी एक गांव है, वहाँ पे भी मोटी मोटी जो दरारें थी वो पड़ी हुई थी और उस गांव में भी जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। ऐसे में जो चमोली जिले की बात की जाए तो जगह जगह जो बादल फटने की घटनाएं हैं वो इस साल सामने आई है। जी सत्येंद्र, इस वक्त
रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, तो लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। इस वक्त कितने लोगों के फंसे होने की आशंका यहाँ जताई जा रही है? अगर बात की जाए तो यहाँ पे 5 लोगों के फंसे होने की सूचना बताई जा रही थी, लेकिन जो कुछ लोग वहाँ पे गांव में मौजूद थे तो वो लोग रात को ही भाग के सुरक्षित स्थानों पे चले गए। हालांकि जो 5 लोग थे वो लापता हुए थे, उसमें से जो 2 लोग हैं उनको मलबे से निकाल लिया गया और लोग अभी फिलहाल सुरक्षित स्थानों पे हैं। और कई जगह ऐसे है कि जहाँ पे जो मकान है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने अपने भाग के अपनी जान बचाई है, लेकिन स्थिति यहाँ पे बहुत ही नाजुक बनी हुई है क्योंकि लैंडस्लाइड इतना ज्यादा हुआ है कि आप हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है इस वक्त, और अभी भी एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है ताकि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं, जो कि खुशखबरी है। 30 अक्टूबर से जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत होने वाली है और इस एयरपोर्ट की शुरुआत के 45 दिनों के भीतर ही उड़ानों को भी शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में उड्डयन मंत्री इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं और सबसे ज्यादा अच्छी बात साक्षी यहाँ पर ये रहने वाली है कि ये एयरपोर्ट खुलेगा, उसके बाद में दिल्ली एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि 10 बड़े शहरों तक कनेक्टिविटी इससे हो जाएगी। तो उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ये घोषणा की है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से लोगों को लंबे वक्त का इंतजार जो था वो उनका खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उनका इंतजार पूरी तरीके से खत्म होने वाला। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से पैसेंजर्स में खुशी की लहर है। नोएडा एयरपोर्ट को लेकर चला रहा लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने जेवर के एयरपोर्ट से उड़ान की तारीख डिक्लेयर की है। Noida airport also we are trying to push up the inauguration of the airport so that we can see it happen very soon, and right now the date that we have decided is 30th of October. केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान एयरपोर्ट के उद्घाटन के काम को लेकर उन्होंने जानकारी दी। 30 अक्टूबर 2025 को एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। उद्घाटन से 45 दिन के अंदर उड़ानें शुरू होंगी। शुरुआत में एयरपोर्ट से 10 शहर जोड़े जाएंगे। मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों से कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट का करीब 95% काम पूरा हो चुका है। फिलहाल एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर यानी ORAT का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें बैगेज सिस्टम, सुरक्षा जांच, चेक इन काउंटर और बोर्डिंग गेट समेत तमाम सुविधाओं का ट्रायल किया जा रहा है। यूपी के बरेली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर मौलाना मस्जिद के अंदर ही हैवानियत को अंजाम देता था। सफाई करने वाली युवती के साथ दुष्कर्म करता। तो इस घिनौनी करतूत का खुलासा तब होता है जब ये युवती प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद में खुलासा सामने आता है। तो ये मस्जिद के अंदर सब कुछ चल रहा था और 1 साल तक किसी को कुछ पता भी नहीं चला। खुलासा बहुत बाद में हुआ। ज्यादा जानकारी आपको एक रिपोर्ट के जरिए देते हैं। सफेद कुर्ता पैजामा पहने इस मौलाना का स्याह सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इरशाद नाम का ये मौलाना नाबालिग के साथ 1 साल तक दुष्कर्म को अंजाम देता रहा। वो लड़की मस्जिद की सफाई का काम संभालती थी। बरेली के बहेड़ी इलाके की जिस मस्जिद में ये रोजाना नमाज पढ़ाता था, उसी मस्जिद में ये मौलाना दरिंदगी कर रहा था। 2 वर्षों से यहाँ इमामत कर रहे थे और वहीं ये जो पीड़िता है वो कमरे में सफाई करने जाती थी। उसी दौरान अवैध संबंध बनाए जाने की बात प्रकाश में आई है। आरोप है कि मौलाना ने लड़की के अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे। इतना ही नहीं, वो धमकी देता रहता था कि अगर उसने विरोध किया तो वीडियो वायरल कर देगा। आरोप है कि पूरे 1 साल तक ये दरिंदगी करता रहा। आखिरकार जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तब परिजनों को पूरी बात पता चली। फिर उन लोगों ने थाने में शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया और अब आरोपी मौलाना को जेल भेज दिया गया है। उसके खिलाफ दुष्कर्म और धमकी देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जैसे बड़े राज्य की राजधानी की जब बात होती है, लखनऊ की जब बात होती है, तो वहाँ पर सब कुछ सकुशल नजर आता है, लेकिन अगर वहीं पे बदइंतजामी हो तो लोगों की जान पर कैसे बना सकती है। अगली खबर उसी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर खुले नाले में गिरने से 7 साल की मासूम की मौत हो जाती है। आपको पूरी खबर 30 सेकंड्स में देते हैं।
यूपी की राजधानी लखनऊ से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। 7 साल का मासूम खुले नाले में गिर गया। बताया जा रहा है कि हादसा हुसैनगंज इलाके में रामलीला ग्राउंड के पास हुआ, जिसके बाद एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इतना पानी सर, इतना पानी कम है। हादसे के 3 घंटे के बाद भी बच्चे को नहीं निकाला जा सका। तेज बहाव होने की वजह से वो बहते हुए आगे निकल गया। तो आपको बड़ी खबर बताते हैं, बिहार के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं और ऐसे में विधानसभा के साथ अमित शाह बैठक करने वाले हैं। डेहरी में होने वाली बैठक में बिहार के जिलों के सभी बड़े नेता, सभी विधायक, सभी सांसद और सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। मीटिंग में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी और अहम फैसले लिए जाएंगे। श्रुतिका, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आखिरकार वकीलों का काम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि लड़ाई झगड़ों को सुलझाना और कोर्ट के मसलों को आगे बढ़ा के उन्हें सॉर्ट आउट करना। बिल्कुल, यानी कानून को स्थापित करना कि कानून बना रहे, लेकिन आपस में ही वकील उलझ जाएंगे तो फिर उनका काम कौन करेगा? ऐसा हुआ है, आप देखिए। बहसबाजी, हंगामा, बवाल और फिर देखते ही देखते मारपीट। जमकर लात घूंसे बरसे। वकीलों के बीच मारपीट की तस्वीरें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की हैं, जहां वकीलों के 2 गुटों के बीच जमकर बवाल हो गया। विवाद इतना आगे बढ़ा कि मारपीट तक की नौबत आ गई। हाईकोर्ट परिसर में वकीलों के बीच जमकर लात घूंसे चले। बताया जा रहा है कि झगड़े साफ है कि यूपी की योगी सरकार जमीन पर अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगी। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पर ऐसे ही बुलडोजर चलता रहेगा। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो गया है फ्रेश एंड फास्ट का। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेश एंड फास्ट की, जिसमें आपको देंगे खबरों का सुपर डोज। सबसे पहले आप देख लीजिए कौन सी वो बड़ी खबरें होने वाली हैं फ्रेश एंड फास्ट में, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कहां पर एक खौफनाक हादसा हुआ और यह हादसा आखिरकार किसकी वजह से होता है, गलती किसकी थी, तस्वीरें कहां से सामने, ये भी दिखाएंगे। इसके साथ साथ मछली को लेकर 2 गुट आखिरकार क्यों भिड़ते हुए नजर आए, पूरी खबर क्या है ये बताएंगे। और आपको दिखाएंगे कि कहां पर स्टंटबाजी का एक नया वीडियो सामने आया है और जो कि बेहद खतरनाक है और डरा देने वाला है। कहां पर कोर्ट में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच में ठंडी भी नजर आई, ये भी जानकारी आपको फ्रेश एंड फास्ट में देते हुए नजर आएंगे। फिर बात होने वाली है कि किस तरीके से बेकाबू कार का कहर देखने को मिलता है और एक्सीडेंट हो जाता है, उससे जुड़ी हुई क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं वो आपके सामने रखने वाले हैं। फिर बात करेंगे कि जिम के बाहर पिस्टल लहराते हुए एक शख्स नजर आया, फिर क्या हुआ ये भी जानकारी आपको देंगे। बात करेंगे कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर महाभारत हो जाती है, कौन कौन इसके अंदर होता है, इस पर पूरी बात करने वाले हैं। फिर बात करने वाले कि इंदौर में दशहरा को लेकर